हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू लर्न नर्सिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की उसके रैशनल के साथ। तो आप सभी जानते हैं कि सितंबर में फिर से नॉर्सेट आने वाला है और 3 जून को नॉर्सेट हो चुका है और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 3 जून को भी देखे गए थे और जो नॉर्सेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करो कि ये इमेज कौन सा मास्क है। ये कौन सा मास्क है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करो। क्या ये रीब्रीथर मास्क है, क्या ये वेंचुरी मास्क है, या फिर नॉन रीब्रीथर मास्क है, या फिर इसमें से कोई सा भी नहीं है ऑप्शंस। ओके, तो बताइए ये रीब्रीथर मास्क है। तो पहले हम जानते हैं कि ये रीब्रीथर मास्क और ब्रीथर मास्क होता क्या है। तो हम रीब्रीथर मास्क की बात करते हैं। जो रीब्रीथर मास्क है वो सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवर करता है, जिसका फ्लो रेट 6 से 15 लीटर पर मिनट देखने को मिलता है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो 70 से 90% देखने को मिलती है। ओके, अब हम बात करें कि वेंचुरी मास्क क्या है। तो वेंचुरी मास्क जो है, वेंचुरी मास्क है जो कि फिक्स्ड ऑक्सीजन देता है, सप्लाई करता है। कैसी? फिक्स्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है। इसकी ऑक्सीजन जो होता है फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो इसका फ्लो रेट कितना होता है? 2 से 15 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। कितना होता है इसका फ्लो रेट? 2 से 15 लीटर पर मिनट वेंचुरी मास्क का फ्लो रेट देखने को मिलता है। अब बात की जाए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की। जो ये वेंचुरी मास्क है उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी उसकी बात की जाए तो उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो 24 से 60% होगी। कितनी? 24 से 60%। ओके, नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करने वाला मास्क है, जिसकी कंसंट्रेशन होती है 90 से 100% ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये। ओके, ऑक्सीजन बैग जो होता है वो 2/3 फिल्ड होता है, जिसका फ्लो रेट 15 लीटर पर मिनट होता है। तो ये रीब्रीथर मास्क नहीं है, ना ही ये वेंचुरी मास्क है। तो ये क्या है? ये है नॉन रीब्रीथर मास्क है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रीब्रीथर मास्क, वेंचुरी मास्क कैसे दिखते हैं। ओके, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में। नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि नॉन रीब्रीथर मास्क जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवर करता है। काफ़ी बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? नॉन रीब्रीथर मास्क जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन सप्लाई करता है नॉन रीब्रीथर मास्क, जिसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 90 से 100% देखने को मिलती है। कितनी? 100% देखने को मिलते हैं। 90 से 100% देखने को मिलती है ऑक्सीजन नॉन रीब्रीथर मास्क की। ओके, इसका फ्लो रेट कितना होगा? अगर बात की जाए कि नॉन रीब्रीथर मास्क का फ्लो रेट कितना होता है तो वो होगा 15 लीटर पर मिनट। 15 लीटर पर मिनट देखने को मिलता है इसका फ्लो रेट। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेंचुरी मास्क की। तो वेंचुरी मास्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। ओके, तो वेंचुरी मास्क जो होता है वो इट कैन डिलीवर फिक्स्ड ऑक्सीजन। वेंचुरी मास्क क्या करता है? वो फिक्स्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिलीवर करता है। ओके, अब इसके फ्लो रेट की बात की जाए तो वो होगा 2 से 15 लीटर पर मिनट। ओके,
अब बात की जाए वेंचुरी मास का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगा, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेंचुरी मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। इमेज ए की भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि फिक्स्ड ऑक्सीजन कौन सा मास्क डिलीवर करता है, इसका फ्लो रेट भी काफ़ी बार पूछा गया है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो बहुत बार पूछी गई है। तो इसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 24 से 60 लीटर पर मिनट। तो ऐसे ही मतलब कि अगर हम ऑप्शंस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो ये होता है कि हमारे एक के साथ साथ 4 क्वेश्चंस फिक्स हो जाते हैं, अच्छे से समझ आ। ब्रीफली एक बार हम डिस्कशन कर रहे हैं इनका। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीथर मास्क का या रीब्रीथर मास्क का। तो ये है ब्रीथर मास्क जो कि ठीक है, ये है ब्रीथर मास्क। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैरल चेस्ट इज सीन इन। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है? तो क्या बैरल चेस्ट निमोनिया में देखने को मिलता है? सेकंड ऑप्शन है क्या बैरल चेस्ट रिकेट्स में देखने को मिलता है? अब थर्ड ऑप्शन है कि बैरल चेस्ट क्या अस्थमा में देखने को मिलता है, क्या एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है? तो हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। निमोनिया क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, अस्थमा क्या होता है और एम्फाइसीमा क्या होता है, उसके बारे में फिर हम देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके, तो निमोनिया क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा ड्यू टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निमोनिया। ओके, लंग्स की पेरेन्काइमा में जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है निमोनिया। अब जो इन्फेक्शन है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा था, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। अब इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, रिकेट्स जो होता है वो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, जो कि विटामिन डी की इनएडिक्वेसी की वजह से देखने को मिलता है। विटामिन डी जब इनएडिक्वेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? बोन जो होते हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं। अब COPD क्या है? इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ एयरवे विद इनरिवर्सिबल चेंजेस। इसमें क्या होता है? इनरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं COPD में। इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो ब्रोंकाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, और हमारा एम्फाइसीमा जो है, एम्फाइसीमा होता है, एम्फाइसीमा है डिक्रीज इलास्टिक रिकॉइल ऑफ एल्वोलाई। जब एल्वोलाई की रिकॉइल करने की जो इलास्टिसिटी होती है जब वो कम हो जाती है, या फिर एल्वोलर वॉल जो होती है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसको ही क्या बोलेंगे? एम्फाइसीमा बोलते हैं। एम्फाइसीमा को पिंक पफर भी कहा जाता है, और ब्रोंकाइटिस को क्या कहा जाता है? ब्लू ब्लॉटर भी कहा जाता है। ब्लू ब्लॉटर किसे कहा जाता है? कौन सी कंडीशन को ब्लू ब्लॉटर कहते हैं? तो वो बोलते हैं ब्रोंकाइटिस को। पिंक पफर किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं एम्फाइसीमा को। ओके, तो बैरल चेस्ट हमारी किस में देखने को मिलती है? बैरल चेस्ट जो है वो हमारा देखने को मिलेगा एम्फाइसीमा में। किसमें? एम्फाइसीमा। बैरल चेस्ट क्या होता है? बैरल चेस्ट में क्या होता है? जो एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लोब जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो अफेक्ट हो जाती हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लोब अफेक्टेड हो जाती हैं, इसमें इक्वल हो जाती हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स जो लोब हैं वो क्या हो जाती है? वो इक्वल हो जाती हैं, तो उसे ही बैरल चेस्ट बोलते हैं। बैरल चेस्ट की इमेज हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ये है बैरल चेस्ट। ये क्या है? ये है बैरल चेस्ट। ओके, अब ये देखो, ये है फ्लेयर चेस्ट। फ्लेयर चेस्ट क्या होती है? फ्लेयर चेस्ट होती है ब्रोकन या फिर फ्रैक्चर ऑफ रिब्स को ही फ्लेयर चेस्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये रिब्स जो होती हैं वो टूट गई हैं, फ्रैक्चर हो गई हैं। कभी कभी इमेज देके पूछ लेते हैं ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, तो हम बोलेंगे फ्लेयर चेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ रिब्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड कलर ड्रेनेज इन एक्यूट रेनाइटिस।
एक्यूट रेनाइटिस में एक्सपेक्टेड कलर ड्रेनेज कैसा होगा? तो क्या ऑप्शंस हम रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है, क्या हमारा जो ड्रेनेज है एक्यूट रेनाइटिस में क्लियर होगा, ग्रीन कलर का होगा, येलो देखने को मिलेगा, या फिर ग्रेइश देखने को मिलता है। तो ग्रेइश रेनाइटिस में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ग्रेइश जो होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। ओके, अब येलो की बात करें तो येलो जो है वो जब साइनसिस में इन्फेक्शन हो जाता है तो तब देखने को मिलता है कैसा डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज। अब ग्रे डिस्चार्ज की बात करें तो ग्रे डिस्चार्ज भी कब देखने को मिलता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है किसमें, साइनसिस में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर ड्रेनेज देखने को मिलता है एक्यूट रेनाइटिस में। ओके, अब इसका रेशनल देखते हैं। जो क्लियर ड्रेनेज है वो देखने को मिलता है एक्यूट रेनाइटिस में। ग्रीन एंड येलो कलर का ड्रेनेज जो होता है व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन टू साइनस। ओके, और ग्रे देखने को मिलता है सेकेंडरी इन्फेक्शन में। ओके, अब नेक्स्ट इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो मशीन है वो क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो। क्या ये, हम ऑप्शंस रीड करते हैं, क्या ये सीटी स्कैन मशीन है, क्या एमआरआई है, ये एक्सरे मशीन है क्या, या फिर पैट मशीन है। एक्सरे मशीन, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन और पैट मशीन कौन सी होती है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ये एक्सरे। तो ये है एक्सरे मशीन, ये है एक्सरे मशीन। अब नेक्स्ट जो है ये है हमारी एमआरआई मशीन। ये क्या है, एमआरआई मशीन। इस एरिया को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है, ये है एमआरआई मशीन। अब ये है हमारी सीटी स्कैन मशीन। कौन सी मशीन है, ये है सीटी स्कैन मशीन। ये है पैट मशीन। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, पैट मशीन और एक्सरे मशीन को दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सी मशीन है, ये कौन सी मशीन है। तो इसीलिए इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लें जिससे कि आप गलत ना करें एग्ज़ाम में, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में -1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। इसलिए सोच समझकर ऑप्शंस पे टिक करना है, इसलिए ध्यानपूर्वक अभी से पढ़ें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडे फीवर इज अदर नेम फॉर। ऑप्शन हम रीड करते हैं, एस्बेस्टोसिस, बिसिनोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बेसिनोसिस को मंडे फीवर भी कहा जाता है? क्या बिसिनोसिस को कहा जाता है, सिलिकोसिस को कहा जाता है, एंथ्रेकोसिस को कहा जाता है? तो पहले हम बात करते हैं कि एस्बेस्टोसिस क्या होता है। तो एस्बेस्टोसिस क्या होता है? एस्बेस्टोसिस जो होता है जब एस्बेस्टोस को इनहेल कर लेते हैं उसकी वजह से जो देखने को मिलता है उसे बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। एंथ्रेकोसिस क्या होता है? एंथ्रेकोसिस होता है कॉइल डस्ट की वजह से जो देखने इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं एंथ्रेकोसिस। सिलिकोसिस, सिलिका की वजह से जो देखने को मिलता है उसे बोलते हैं सिलिकोसिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बिसिनोसिस। बिसिनोसिस को मंडे फीवर भी कहा जाता है और जो कि किसकी वजह से देखने को मिलता है? कॉटन डस्ट की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से? कॉटन डस्ट की वजह से देखने को मिलता है बिसिनोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बिसिनोसिस। बिसिनोसिस को मंडे फीवर भी कहा जाता है और ब्राउन लंग डिसीज़ भी कहा जाता है, जो कि कॉटन डस्ट की वजह से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। पहले हम रैशनल देख लेते हैं। बिसिनोसिस ऑल्सो नोन एज ब्राउन लंग डिसीज़ या फिर मंडे फीवर। बिसिनोसिस को ब्राउन लंग डिसीज़ भी कहते हैं और मंडे फीवर भी कह सकते हैं, जो कि किसके एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है?
कॉटन डस्ट एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है मंडे फीवर, ब्राउन लंग डिसीज एंड बिसिनोसिस। ओके, तो अब हम बात करते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस को इनहेल करने की वजह से, एस्बेस्टोस की वजह से देखने को मिलता है। सिलिकोसिस सिलिका की वजह से देखने को मिलता है। एंथ्रोकोसिस कॉइल डस्ट के एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है। बैगोसिस जो होता है शुगर कैन एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है। फार्मर लंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर लंग को क्या कहते हैं और किसके एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है? जो फार्मर लंग है वो है या फिर ग्रीन डस्ट के एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है। सिडेरोसिस जो होता है जब आयरन का ओवरलोड हो जाता है तो उसे बोलते हैं सिडेरोसिस। क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे सिडेरोसिस। ओके, तो ये हो गए हमारे ऑक्यूपेशनल डिसीज़। इनको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ भी कहते हैं, जिसमें काफ़ी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सारी बता दी हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं कि सिलिका इनहेल करने की वजह से सिलिकोसिस होता है। फार्मर लंग्स, पॉलन और ये ग्रेन इनहेल करने की वजह से देखने को मिलता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, एंथेरोकोसिस और एक होता है एंथ्रोपोसिस। एंथ्रोपोसिस जो होता है वो होता है ब्लैक लंग डिसीज़ कहते हैं, या फिर इसको एंथ्रोकोसिस भी कहते हैं, जो कि कॉइल डस्ट को इनहेल करने की वजह से देखने को मिलता है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है इसको याद करने की, वो है ABC। ए यानी कि एंथ्रोकोसिस, बी यानी कि ब्लैक लंग डिसीज़, सी यानी कि कॉइल डस्ट। तो हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ABC से हम इसको याद कर सकते हैं। ए एंथ्रोकोसिस, बी ब्लैक लंग डिसीज़, और किसकी वजह से देखने को मिलता है? कॉइल डस्ट के एक्सपोजर की वजह से देखने को मिलता है। ओके, बैगोसिस यानी कि शुगर कैन डस्ट की वजह से। अब इसमें क्या आ रहा है? जी आ रहा है, और शुगर में भी जी आ रहा है, तो हम इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं इजीली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की इमेज दे के रखी है, आइडेंटिफाई द इमेज। तो इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? आप सभी जानते होंगे जिन्होंने भी नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दिया होगा 3 जून को। तो ये जो इमेज है डिटो ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, 3 जून वाले एग्ज़ाम में ये इमेज आई है मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, क्या ये इमेज COPD की कंडीशन में देखने को मिलता है क्या? COPD की कंडीशन में एक्सरे ऐसे चेस्ट एक्सरे ये देखने को मिलता है क्या? नहीं। निमोनिया का चेस्ट एक्सरे है क्या ये? प्लूराइटिस का चेस्ट एक्सरे है क्या ये? या फिर एम्फाइसीमा का है? तो ये COPD का नहीं है, ये है प्लूराइटिस का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लूराइटिस। ये है प्लूराइटिस का। तो हम बात करते हैं कि COPD में किस तरह का एक्सरे देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये है COPD का एक्सरे। COPD की जब कंडीशन देखने को मिलती है तो ये एक्सरे देखने को मिलता है COPD की कंडीशन में। ओके, इन इमेजेस को काफ़ी अच्छे से देख लें, क्योंकि एक्सरे पे क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। और मैं पहले ही जो ये वाली इमेज थी इसके बारे में पहले ही पिछली वीडियोस में, जब मैं इमेज बेस्ड वीडियोस डाल रही थी 3 जून से पहले, तो उसमें भी मैंने डाली थी। उसमें से काफ़ी इमेजेस पूछी गई हैं। अगर आप सभी देखना चाहें तो आप सभी मेरे पीछे की वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट इमेजेस डाल के रखी हैं। ओके, तो ये COPD ये है निमोनिया की इमेज। तो ये आप देख सकते हैं, ये इमेज जो होता है वो इंडिकेट करती है निमोनिया को। अब ये जो इमेज है वो इंडिकेट करती है एम्फाइसीमा की कंडीशन को। किसको? एम्फाइसीमा की कंडीशन को। ये इमेज जो है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया इज, निमोनिया की फर्स्ट स्टेज इसमें से कौन सी है? रेड हेपेटाइजेशन है क्या? कंजेशन है क्या?
ग्रे हेपेटाइजेशन है या फिर रिसोल्यूशन है। इनमें से निमोनिया की पहली स्टेज कौन सी है? तो निमोनिया की फर्स्ट स्टेज है कंजेशन। अब कंजेशन होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं निमोनिया क्या होता है। निमोनिया क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा। लंग्स की जब पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन होती है तो उसे क्या कहते हैं? निमोनिया। ओके, जो कि बैक्टीरिया, वायरल और फंगस किसी की वजह से भी देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल कंडीशन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेज की। तो निमोनिया में 4 स्टेज देखने को मिलती हैं। कंजेशन, ब्लड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिसोल्यूशन। तो इसमें से सही है कंजेशन। कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिसोल्यूशन। कंजेशन क्या होता है? कंजेशन होता है इन्फ्लामेशन और कंजेशन ऑफ लंग्स टिश्यूज। जब लंग्स के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन और कंजेशन हो जाता है उसे बोलते हैं, होता है वो रेड कलर का देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन रेड हेपेटाइजेशन की ड्यूरेशन कितनी होगी? 2 से 3 दिन तक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन की। ग्रे कलर हो जाता है क्यों? डैमेज ऑफ आरबीसीज एंड ब्रेक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्रेक होने की वजह से और आरबीसीज डैमेज होने की वजह से उसका ग्रे कलर देखने को मिल जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स में। ओके, इसकी ड्यूरेशन जो होती है 5 से 7 दिन की होती है। रिसोल्यूशन क्या होता है? जब ऑल एबनॉर्मल टिश्यू बिकम चेंज टू नॉर्मल कंडीशन। जब सारे एबनॉर्मल टिश्यूज जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में चेंज हो जाते हैं उसको बोलेंगे रिसोल्यूशन, जो कि 1 से 2 वीक। इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? 1 से 2 हफ्ते होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मिनिमम बिलिरुबिन लेवल फॉर फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के लिए मिनिमम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा? 12.5 mg होगा क्या? 5 mg होगा क्या? 10 mg होगा या फिर 15 mg होगा? तो हमारा डी करेक्ट होगा, 15 mg। हमारा आइडेंटिफाई द इमेज, ये भी नॉरसेट में 3 जून को देखने को मिला था। ये इमेज भी 3 जून को आई थी। तो इसको देख के आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इसमें एक रिंग बनी हुई है, रिंग को देख कर आपको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये है रिंग वॉर्म डिसीज़। ये है रिंग वॉर्म, इसे ये इमेज इंडिकेट कर रही है रिंग वॉर्म्स को। ओके, द ऑप्शन में क्या क्या देख रखा था? राउंड वॉर्म, रिंग वॉर्म, हुक वॉर्म, नन ऑफ द। तो ये होगा हमारा रिंग वॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट इमेज है कंगारू मदर केयर स्टेप्स इंक्लूड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये है कंगारू मदर केयर के क्या स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट देख रखा है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, अर्ली डिस्चार्ज, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। करेक्ट है, सारे आंसर करेक्ट हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी स्टेप है, कंगारू मदर केयर का फर्स्ट स्टेप है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी है, अर्ली डिस्चार्ज और प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। अब बी ऑप्शन है स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा और ब्रेस्ट फीडिंग। सी ऑप्शन में देख रखा है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड नन ऑफ द। डी में देख रखा है नन ऑफ। नन ऑफ तो हो नहीं सकता है, नन तो हो नहीं सकता है। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन अर्ली डिस्चार्ज, ये करेक्ट है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी करेक्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग भी करेक्ट है। लेकिन इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्किन टू स्किन कांटेक्ट, क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ओके, इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी देखने को मिलेगा। अर्ली डिस्चार्ज, अगर बेबी जल्दी से ठीक हो जाएगा तो उसका डिस्चार्ज भी जल्दी से हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। अब मेनली क्या होता है कंगारू मदर केयर प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया के लिए एडवाइस कर